नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट की ओर से वीरवार को रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव के आवास पर की गई महापंचायत। भारी पुलिस बल रहा तैनात। शामलात जमीन का मामला, फसलों का बीमा पर रेवाड़ी के खलियावास में 7 एकड़ जमीन के लिए आंदोलन करने का किया गया आह्वान। विधायक चिरंजीव राव को किसानों ने दिया ज्ञापन। किसान शुक्रवार को प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के बावल स्थित आवास के सामने करेंगे महापंचायत। अब आपको दिखाते कि रेवाड़ी के मॉडल टाउन में आयोजित किसान महापंचायत के दौरान किसानों ने क्या रखी मांगे, इस पर कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने क्या कहा। ये धरना प्रदर्शन आज एमएलए की कोठी आगे हुआ है, क्योंकि ये विधानसभा में उठाएंगे, हम रोड के ऊपर उठाएंगे। और आज एक दिन का यहाँ है, कल हम बावल में जो बनवारी मंत्री है उसके जाएंगे। यहाँ इसलिए करा कि हम गांव-गांव में प्रचार कर चुके थे, इसलिए हम इकट्ठे हुए और कल हम वहाँ जाएंगे। विरोध ये है जी, आज हम 4 प्रस्ताव पास करेंगे रेवाड़ी में। पहला प्रस्ताव है जुमला मालकिन का, दूसरा प्रस्ताव जो हमारा बीमा नहीं है उसका, और तीसरा प्रस्ताव है जो ये इलाका में जो खंबे कर रहे हैं, परली साइड में खंभों का पैसा लेते हैं, इस साइड फ्री में काटते हैं। और चौथा हमारा पॉइंट है जो 7 एकड़ ज़मीन का 82 करोड़ रुपया जो खलियार साइड है उसको किसानों को दिवा के मानेंगे। अब आंदोलन जाग चुका है। अब हम लगभग 13 महीना रोड पे बैठे हैं। ये काला कानून का पार्ट नंबर 2 है। डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़, आज के इस जो ये बैठक बुलाई गई है अपने जिला अध्यक्ष श्री सुमेश सिंह जी ने भारतीय किसान यूनियन के चढ़ूनी ग्रुप की तरफ से जो आदेश है उसमें यही है कि भाई धरना हर जिले हेडक्वार्टर पर आज चिरंजीव राव के यहाँ धरना रखा गया है, कल बनवारी लाल के वहाँ धरना रखा जाएगा। तो उसमें मेन मांग यही है कि जो ये ज़मीनों को एक्वायर कर रहे हैं, एक इनके मुआवजे वाली बातें हैं, तो एक ये कहीं जो इनके बच्चों का जो अग्निवीर अग्निपथ वाली स्कीम, रोज़ सुबह उठा था एक नया कानून जो है इस देश का नाश करने खातिर खड़े पाऊँ, उनसे बचने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए, उस आंदोलन के लिए ये आज बुलाई गई है बैठक कि इनकी समस्या का, इनके हल के लिए आगे क्या कार्रवाई करी जाए। नहीं मानना तो इन्हें है नहीं, अब तक भी नहीं मानने हैं। अगर ये कह रहे हैं ना कृषि कानून ये वापस ले लिए, नहीं कोई वापस नहीं हुआ है। वो तो सिर्फ इनने एक में गोड्डी गाड़ी थी, वो बदल के फिर उससे काम पे वो एक काम इन्होंने, मतलब ये बहुत गहरी साजिश है। 1930-40 के दशक में जो गोलवलकर ने जो अपनी किताब में लिखी थी, बंच ऑफ थॉट्स किताब का नाम है, और एक थी वी एंड आवर नेशनहुड आइडेंटिफाइड, इन 2 किताबों में, कि उसमें यही थी मेन चीज़ कि भी लंबे समय तक शासन कैसे किया जाए। तो उसने ये सुझाव दिया था गोलवलकर ने 1930 और 40 के दशक में कि अगर आपने लंबे समय तक शासन करना है, अगर किसी देश में लंबे समय तक शासन करना है तो उस देश की 95% खेती को समाप्त कर दो। और दूसरा ये था कि भाई अगर किसी तरह आपको सत्ता हाथ लग जाए तो आप उस देश की सरकारी संपत्ति, जंगल, ज़मीन अपने विशेष धनाढ़ पुरुषों को सौंप दें, ताकि आगे आने वाली 7 जन्म तक आपकी सरकार बनी रहे। तो ये उसी सरकार पर ये साजिश चल रही है। वो परसों भी कही है हमारे गाँव वाले ने, जो पहले ये कृषि मंत्री था, जो प्रदेश अध्यक्ष है, परसों वहाँ उसने भी उन्होंने ये बात कही है जाके लेक्चर। मुख्यमंत्री वो बड़ा भारी वो था, एक उद्घाटन कर रहे थे एक संस्था का, एग्रीकल्चर की का, रिसर्च स्टेशन का, तो उसमें भी ये कहा कि हमने तो C2 प्लस मिला के MSP दे दी है। मतलब इतनी बड़ी झूठ सभा का बीच में बोलना, और वो MSP मांगने खातिर तो लोग चक्कर काटते हैं, पर ये झूठे जुमले बातों का कहना कि ठीक है। देखिए, आप लोगों ने आज से 2 साल पहले भी देखा था किस तरह से हमारे जो देश के किसान हैं उन्होंने किस तरह से पूरे देश भर के अंदर रोडों पर आके धरना प्रदर्शन किए थे, और किस तरह से एक बार फिर इस सरकार ने वादा खिलाफ़ी करने का काम किया। जो एक ये कहा था MSP का जो हक किसानों को दिया जाएगा, हम देख रहे हैं कि उस बात से भी ये लोग अब पलट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार को अपने जो उन्होंने वादे जितने भी किसानों से किए थे उनको पूरा करना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि देश का हमारा जो अन्नदाता है उसको इस तरह से सड़कों पे बैठ के धरने करने पड़ रहे हैं। आज से पहले हमने कभी ऐसी दृश्य नहीं देखा कि आज आप देखिए हमारे अन्नदाता को, जब हम सब लोगों का जिसको पेट भरता है उसको अपने हकों के लिए
और अपने वाजिब हकों के लिए धरने पे बैठना पड़े, ये बड़ी दुख की बात है। मैं इनको ये कह रहा था भी हमारे यहाँ तो ये धरना दे रहे हैं क्योंकि हम तो हमेशा किसानों की आवाज़ उठाते हैं, मज़दूरों की आवाज़ उठाते हैं, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा के जो सांसद हैं जो अपने घरों में, अपने महलों में बैठे रहते हैं, उनको भी जगाने की ज़रूरत है कि वो भी संसद के अंदर आवाज़ उठाएं, क्योंकि उनको भी चुनकर यहाँ की जनता ने भेजा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका भी धर्म बनता है इस बात का कि वो इनकी बातों को उठाएं, इनको प्रधानमंत्री तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और उनका बहुत बड़ा रोल इस बात के अंदर रहता है। अगर इन्होंने आय अगर दुगनी कर दी होती किसानों की, तो आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश भर के जो किसान हैं उनको रोडों पे नहीं आना पड़ता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि भाई हर व्यक्ति को पक्का घर मिल जाएगा 15 अगस्त 2022 तक। क्या उनको मिल चुका है? तो मुझे लगता है जुमले ना करते हुए उनको सच्चाई के ऊपर आना चाहिए, लोगों की जो सही बातें हैं, जो मांगे हैं, उनको सुनना चाहिए। और जिस तरह से आपने देखा होगा किस तरह से हमारे करीबन 100 से ज़्यादा स्कूल हरियाणा के अंदर बंद किए गए और हमारे ज़िले के अंदर भी 10 स्कूल जो बंद किए गए हैं, इसका सीधे से अर्थ यही बनता है कि ये चाहते हैं कि यहाँ का जो युवा है वो पढ़ लिख ना जाए, क्योंकि अगर पढ़ लिख जाएगा तो वो सवाल करने लग जाएगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सोच यहाँ के राजा महाराजाओं की थी, वो चाहते थे कि यहाँ के लोग ना पढ़े, वही सोच ये बीजेपी लेके आ रही है कि पूंजीपंथी जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। आप देखिए आज हमारे जो अडानी जी हैं वो देश के अंदर चौथे नंबर पे पहुँच गए हैं, देश के विश्व के सबसे अमीर लोगों के अंदर। कोविड काल के बाद ऐसा क्या उन्होंने कमाई करी कि वो चौथे नंबर पे पहुंच गए, और अंबानी जी हैं वो भी लगातार अमीर होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दो लोगों को आगे बढ़ाने का काम देश के दो लोग कर रहे हैं। नहीं, आपको वही मैं बताना चाह रहा हूँ, 2014 से अब तक करीबन 500 से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। तो क्या कारण है, जबकि सरकार ये कहती है कि इनका मकसद ये है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, और उसके उलट ये काम करने लग रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं। कुछ लड़कियों के स्कूल भी बंद हुए हैं हरियाणा के अंदर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो इनकी मानसिकता है वो ये दर्शाती है इसके अंदर कि ये चाहते ही नहीं कि शिक्षा का विस्तार कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हो। आप देखिए, मैंने पहले भी ये बातों को कहा है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा लगातार विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर CBI, ED और इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के जो डिप्टी CM हैं उनके ऊपर रेड हुई। कल जिस तरह हमने देखा होगा जब उनको RJD को, कांग्रेस को और JDU को अपना प्रूव करनी थी मेजॉरिटी, उसी दौरान उनके ऊपर IT के और ED के रेड डाले गए और किस तरह से TMC के ऊपर हुआ गया। और किस तरह से आपने देखा होगा राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ED के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सोच इनकी है कि जितना हो सके विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए। मुझे लगता है उनको नहीं, आप देश भर में देख लीजिए जितने भी विपक्ष के लोग हैं, चाहे आपने चुनाव के समय देखा होगा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को उन्होंने टारगेट किया, अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा JDU के कुछ मंत्रियों को टारगेट किया, कल RJD के लोगों को किया, कांग्रेस के लोगों को भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक आप देखिए विपक्ष के जितने भी लोग हैं उनकी आवाज़ को दबाने का काम ये कर रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि अगर विपक्ष की आवाज़ इसी तरह दबाई जाएगी कि तो किस तरह से लोगों की जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचेगी। आप लोगों को पता होगा कि कल तेजस्वी ने उसकी बात कह भी दी है, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो स्वयं जब उसका उद्घाटन हुआ था वहाँ पर वो गए थे, तो उसका जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि क्या उनका लेन देन उसके अंदर हुई है।